अच्छा, तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है जॉब एंड बैच कोस्टिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये चैप्टर टोटली बहुत आसान आसान चैप्टर तो है ही नहीं। पहली बात ये एक्चुअली एक टॉपिक ही समझ लो, ये एक टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में बात ये है कि इस जो चैप्टर का नाम है जॉब एंड बैच कोस्टिंग, एक्चुअली इस कोस्टिंग का क्या मतलब है, कोस्टिंग का अपना मतलब क्या है। कोस्टिंग कोई भी हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, चाहे मार्जिनल कोस्टिंग, चाहे प्रोसेस कोस्टिंग, चाहे बैच कोस्टिंग, चाहे जॉब कोस्टिंग। कोस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट को कोस्ट असाइन करने का प्रोसेस, किसी भी यूनिट को कोस्ट असाइन करने का प्रोसेस। यानी फॉर एग्जांपल, मैं कोई यूनिट बनाता हूँ, कोई भी चीज, कोई टेबल बनाता हूँ, कोई मैं मोबाइल्स बनाता हूँ, कैलकुलेटर्स बनाता हूँ, लैपटॉप बनाता हूँ। तो मेरा वो एक यूनिट बनाने के लिए जो मैं कोस्ट का प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, कोस्ट का तरीका यूज कर रहा हूँ या मेथड यूज कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं कोस्टिंग, ठीक है। अब जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग, ये दो अलहदा अलहदा कोस्टिंग टेक्निक्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। अब ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ कोस्टिंग टेक्निक्स जो हैं, इनको आप क्यों इनको आप अलहदा अलहदा क्यों पढ़ते हो, यानी जॉब कोस्टिंग कब यूज होती है। एक ही कोस्टिंग टेक्निक क्यों नहीं है, मतलब एक ही कोस्टिंग टेक्निक हो सारे दुनिया के हर बिजनेस में वो कोस्टिंग टेक्निक लगे, ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोस्टिंग टेक्निक हर बिजनेस से रिलेटेड होती है। लाइक एक बिजनेस है जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बेचता है, यानी जिसने अपनी प्रोडक्ट बना दी उसके बाद आप नहीं कुछ कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी तरह खरीदनी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, कोई अगर हम जैम की बात कर लेते हैं, ये जो आते हैं ना शेज़ान के या किसी भी ब्रांड के, अब जैम है। अब जैम का एक जार पड़ा हुआ है, अब आप खरीदने जाते हो, अब ये तो नहीं बोल सकते ना यार इसके अंदर थोड़ा ना इसको ज्यादा मीठा कर दो, इसको थोड़ा खट्टा कर दो या ऐसे कर दो, ऐसे आप नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना दी। अब उस प्रोडक्ट को आपको खरीदना है। अब इस तरह के बिजनेस में कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक यूज होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो कस्टमर की डिमांड पे होते हैं, जैसे मैं जाके बोलूंगा, जैसे मैं फर्नीचर लेने गया हूं, मैं बोलूंगा जाके, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे इस तरह की चीज चाहिए, वो अलहदा नेचर हो गई। कुछ ऐसे हैं जो सर्विस बिजनेसेस हैं, जैसे एज्यूम करो कि मैं क्या कहते हैं, मेरी ना इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन का मेरा बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिशियंस रखे हुए हैं, मैं इलेक्ट्रिशियंस प्रोवाइड करता हूँ और क्या कहते हैं घरों को इलेक्ट्रिशियंस प्रोवाइड करता हूँ, कोई इशू हो जाए। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, इस तरह के बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस कोस्टिंग टेक्निक्स भी मुख्तलिफ टाइप की हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जॉब कोस्टिंग। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि जॉब कोस्टिंग क्या होती है, फिर हम उसके बाद देखेंगे बैच कोस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले जॉब पोस्टिंग। देखो, जॉब पोस्टिंग क्या होती है, जहां पे सबसे पहली बात, मेन बात, जहां पे जो प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो बिकता है, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड हो। यानी मेन वजह, मेन जो रीजन है, मेन जो पॉइंट है जॉब पोस्टिंग का, वो यही है कि अगर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड पे बन रही है तो उस बिजनेसेस में जॉब पोस्टिंग यूज होगी। यानी कस्टमर डिमांड पे बनने का मतलब यह हुआ कि हर किसी ने अपने मुताबिक एक ऑर्डर देना है, हर कस्टमर ने अपने मुताबिक एक ऑर्डर देना है, अपने मुताबिक चीज बतानी है, अपने मुताबिक बनवानी है, क्वालिटी अच्छी बुरी ये उसके ऊपर है सब कुछ। तो कस्टमर की डिमांड पे जब बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ बातें निकलती हैं। पहली बात तो ये कि ये प्रोडक्ट्स, फिर इस तरह के बिजनेसेस में प्रोडक्ट्स बनती होंगी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब ये है कि हर उस सेम प्रोडक्ट नहीं बनती होगी। भाई मैं गया हूं, मैंने अपनी मर्जी से कुछ मांग लिया, कुछ बनवा लिया, अगला बंदा गया उसने अपनी मर्जी से, तो हर बंदा जब अपनी मर्जी से आ रहा है तो स्टैंडर्डाइजेशन तो हो ही नहीं सकती। तो कंफर्म है इस बिजनेस में नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बनती हैं। दूसरा पॉइंट, अगर कस्टमर डिमांड पे है, अगर तो कस्टमर डिमांड कर रहा है आके, तो इसका मतलब कस्टमर आएगा, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। ऐसा ही है ना, जैसे अगर अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगा ना, मुझे मुझे पता है कि मेरे हर प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है, तो मैं पहले ही तो नहीं प्रोडक्शन स्टार्ट करा दूंगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिनिश गुड्स बना के नहीं रखूंगा, बल्कि कस्टमर आएगा,
उसकी डिमांड के मुताबिक मैं सुनूंगा ऑर्डर और उसको टाइम दूंगा 4-5 दिन का, और मैं कहूंगा यार ठीक है यार तुम ये माल खरीद के ले, मतलब ये ले जो जो भी कॉस्टिंग हमने यूज की होगी, जो भी तरीका, जो भी हमने सेलिंग प्राइस रखी होगी, वो एक अलहदा बात है, अभी इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इस तरह के बिजनेस में फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि जिस बिजनेस में कस्टमर की डिमांड पे चीज चलनी है, वहां आप फिनिश गुड्स को ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक में बना के क्या करोगे? मतलब मैं कस्टमर से पहले ही कोई चीज बना के रख लूं, तो फिर तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगी नहीं, ये तो मैंने अपनी मर्जी से चीजें बना के रख ली, अब कस्टमर आएगा पसंद करेगा ले जाएगा, ऐसा नहीं। कस्टमर आएगा ना तब प्लेस करेगा, तो इसलिए फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, क्या रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? रॉ मटेरियल का या वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है इस तरह के बिजनेस में? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? बताओ। ये सर हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर का बिजनेस, मेन एग्जांपल इसकी वैसे यही है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसमें कस्टमर आएगा, प्लेस करेगा ऑर्डर, लेकिन आपने लकड़ियां तो रखी होंगी ना रॉ मटेरियल, या किसी का ऑर्डर बन रहा है, बनते बनते आज ईयर एंड हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस तो हो सकता है ना। हाँ, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन रॉ मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, इनका क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट कर सकता है। ये सारी बातें तब हो रही है जब कस्टमर की डिमांड पे बात चल रही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और पॉइंट है। हर कस्टमर जो एक ऑर्डर देगा, हर ऑर्डर, हर जॉब, यानी ईच ऑर्डर या ईच जॉब, हर जॉब एक कॉस्ट यूनिट है। हर जॉब एक कॉस्ट यूनिट है। किस तरह? जिस तरह मैंने कॉस्ट यूनिट के बारे में आपको बताया हुआ कि यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जितने यूनिट है आपके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल बेच रहे हो तो एक मोबाइल आपका एक कॉस्ट यूनिट है। आप कोई कैलकुलेटर बेच रहे हो, कैलकुलेटर आपका कॉस्ट यूनिट है। आप लैपटॉप बेच रहे हो, लैपटॉप आपका कॉस्ट यूनिट है, कि जो आपका प्रोडक्ट है, यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन इस केस में एक जॉब आपका कॉस्ट यूनिट है, क्योंकि आप इसमें एक जॉब, पूरी जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। तो आपके लिए ये, चाहे उसने 10 बेड्स बनवाए, एक बंदा आया उसने 10 बेड्स बनवा लिए, अब ये 10 बैच आया तो एक जॉब है तो एक जॉब एक ऑर्डर है, तो ये आपके लिए फिर क्या होगा? एक कॉस्ट यूनिट होगा। जॉब बैच बैच कॉस्टिंग में आपने ये नहीं करना, मतलब वो आपसे बोले कि एक बंदा है जिसने 10 बैच का ऑर्डर दिया, ठीक है, अब आप बताओ कॉस्ट यूनिट क्या है, तो वो आप 1 बेड इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट, अब पूरे 10 बेड इज अ कॉस्ट यूनिट। एक पूरी जॉब, एक पूरा ऑर्डर एक कॉस्ट यूनिट है, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक दो पॉइंट्स और हैं वो ये हैं कि देखो, आप, हाँ, मीन के पर पर्सन या पर कस्टमर जो है ना, जो भी आपका ऑर्डर आएगा वो आपका एक कॉस्ट यूनिट होगा। अच्छा, इसके अंदर एक और बात ये है, अब आप मुझे बताओ कि हर कस्टमर की अपनी डिमांड के मुताबिक हमने चीज बनानी है, राइट? अब जब हर कस्टमर की अपनी डिमांड के मुताबिक हमें चीज बनानी है, तो इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि हर कस्टमर का जो ऑर्डर है उसकी कॉस्ट मुख्तलिफ निकलेगी, राइट? जब मुख्तलिफ निकलेगी तो उसकी सेलिंग प्राइस भी मुख्तलिफ निकलेगी। यानी एक बंदा आया उसने अच्छी क्वालिटी वाली चीज बनवा ली, एक बंदा आया उसने वही चीज थोड़ी लो क्वालिटी में बना ली, मुख्तलिफ टाइप्स में बना ली, वुड्स की मुख्तलिफ, लकड़ियों की मुख्तलिफ टाइप होती है, ठीक है, जो जिससे फर्नीचर बनता है, या जो भी जिस भी लिहाज से चल रहा है। तो उस लिहाज से आप बताओ कि हर जॉब का अलहदा से कॉस्टिंग टेक्निक होना जरूरी है, या हर जॉब को हम ऐड अप कर सकते हैं, इकट्ठा कॉस्ट कर सकते हैं? बताओ। हाँ भाई। ईच जॉब मस्ट बी सेपरेटली कॉस्टेड। हर जॉब को अलहदा से कोस्ट करना है, हर जॉब की कोस्टिंग अलहदा से करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली आप दो कस्टमर की मिक्स तो नहीं कर सकते, एक अपना हिसाब है, एक अपना हिसाब है। अब जब जब सबकी कोस्ट यूनिक है, जब सबकी कोस्ट यूनिक होगी, सो अगर यूनिक कोस्ट है तो इसका मतलब सबकी सेलिंग प्राइस भी यूनिक होगी, सबकी सेलिंग प्राइस भी यूनिक होगी।
सेलिंग प्राइस सेम नहीं हो सकती सबकी, क्योंकि सबका ऑर्डर मुख्तलिफ है। ये सारे मैं पॉइंट्स इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकली वो बहुत टेस्ट कर रहा है। उसके बाद हर जॉब को आप एक, एवरी जॉब इज गिवन अ यूनिक नंबर। जब आपको जॉब आती है, ऑर्डर आता है, तो आप क्या करते हो, एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हो ताकि वो मिक्स अप ना हो सके उस यूनिक नंबर, यानी ये कोडिंग वाला हिसाब हो गया कि आप कोडिंग कर देते हो ताकि आपको कोई इशू ना बने। मुझे बताओ यहां तक कोई क्वेश्चन है आपको? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अगर कोई क्वेश्चन है यहां तक तो बताओ। क्लियर है यहां तक? एक दफा चैट में कंफर्म कर दो। आवाज क्लियर आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जितना हमने अभी तक पढ़े थ्योरेटिकल पॉइंट्स, हमने अभी तक पढ़े हैं ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स। वेट अ मिनट। अब देखो, अब ऐसा है कि आपकी ये जो मैंने एक पॉइंट बार बार लिखा कि इसकी कॉस्टिंग है वो सेपरेटली होगी, फिर मैंने बोला कि हर किसी की एक यूनिक कॉस्ट है, जिस वजह से हर किसी की एक न्यू यूनिक सेलिंग प्राइस है। हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, हम इसकी, हमारे कोर्स में इसकी कैलकुलेशन भी है, तो हम प्रॉपरली इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। देखो, सबसे पहले ये बड़ा बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान इसकी कॉस्टिंग है। सबसे पहली चीज तो ये समझो, सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये समझनी है कि ये जो इसकी कैलकुलेशन होती है ना, यानी जॉब पोस्टिंग जो होती है, इसकी जो कैलकुलेशन है पोस्टिंग करना, ये जिस डॉक्यूमेंट पे होती है उसको बोलते हैं जॉब कार्ड। एक जॉब कार्ड बनता है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने बोला मुझे फर्नीचर या कोई भी इस तरह की नॉन स्टैंडर्डाइज चीज अपनी डिमांड के मुताबिक उसने बनाने के लिए बोला, तो मैं जॉब कार्ड निकालूंगा और जॉब कार्ड को अपडेट करूंगा। अब जॉब कार्ड के ऊपर क्या क्या किस तरह आपने लिखना है, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, जॉब कार्ड में क्या आपने सिंपल क्या करना है, आपने हमेशा इसको स्टार्ट करना है डायरेक्ट मटेरियल से। यानी जॉब कार्ड आपका बनेगा, आपका जॉब कार्ड, पहले तो जॉब कार्ड पे सारी डिटेल्स होंगी ना, पहले तो जॉब कार्ड के ऊपर ये नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, सारी डिटेल्स होंगी, कस्टमर का नाम, कस्टमर जॉब नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डेट, और उसके अलावा मतलब मुख्तलिफ चीज़ें कि जिस दिन स्टार्ट हुआ, जिस दिन ये डिस्पैच होना है, या जिस दिन इसकी जो जो उसको प्राइस, फाइनल प्राइस उसको हमने कोट की है, फाइनल प्राइस यानी फाइनल सेलिंग प्राइस, ये सारी डिटेल्स ऊपर लिखी होंगी। ठीक है, ये सारी मैं आपको शो कराता हूँ, बल्कि मैं आपको ना एक जॉब कार्ड शो कराता हूँ, रुको एक मिनट, एक मिनट बस, ताकि ना आपको ना क्लियर हो जाए ये चीज़ भी। कैलकुलेशन हम खुद करेंगे, लेकिन ये आपको जो शो शो करवाना जरूरी है। ये देखो, ये इस तरह जॉब कार्ड होता है। इंडिविजुअल जॉब कॉस्ट आर रिकॉर्डेड ऑन जॉब कार्ड सिमिलर टू वन शोन बिलो। इस तरह जॉब कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड के ऊपर सबसे पहले कस्टमर का नाम, जैसे ग्रीन एंड कंपनी, जॉब नंबर मैंने भी आपको बताया हर किसी का एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद डेट कमेंस, जिस दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्राइस जो हमने उसको दी है, फाइनल प्राइस जो हमने उसको दी है, डिस्पैच नोट नंबर, डिस्पैच जब करना है उस लिहाज से नंबर वगैरह, डिस्पैच करते वक्त निकालते वक्त माल, प्रॉमिस डिलीवरी डेट, यानी जो उसे प्रॉमिस किया कि इस दिन हम करेंगे, और एक्चुअल डिलीवरी डेट, प्रॉमिस में हमने उसे आइडिया दे दिया कि हम इतनी तक कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर नीचे मसले मसाइल हो सकते हैं, तो लेट हो सकता है, तो उस लिहाज से सारी डिटेल्स लिख दी। उसके बाद नीचे सारी की सारी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन यहाँ से ना देखना, कैलकुलेशन मैं खुद करवाता हूँ इसमें। अब जॉब कार्ड पे कैलकुलेशन किस तरह होनी है, हम उस वाले पॉइंट पे जा रहे हैं, उस वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप जो जॉब कार्ड हमेशा स्टार्ट करते हो कैलकुलेशन वाइज डायरेक्ट मटीरियल से, डायरेक्ट मटीरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कोई भी डायरेक्ट मटेरियल, जैसे वुड है कोई यूज हो रही है, कोई भी चीज यूज हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो कितने केजीज डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, मल्टीप्लाई डॉलर पर केजी, मल्टीप्लाई डॉलर पर केजी, आप कर देते हो, आपके पास आंसर आ जाता है, जो भी अमाउंट आ जाती है। अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा यहाँ पे, सिर्फ क्या कहते हैं, शो करा रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले आपने लिखना है, जिसके लिए केजीज मल्टीप्लाई डॉलर पर केजी आप यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज आपने यूज करनी है डायरेक्ट, मतलब जो कॉस्ट ऐड करनी है वो डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में आप देखोगे कि आपके इस पूरी जॉब के ऊपर कितने घंटे लेबर काम करेगी, कितने घंटे लेबर काम करेगी, तो आपने उसके आवर्स देखने हैं, आवर्स मल्टीप्लाई रेट पर आवर।
आवर्स मल्टीप्लाई डॉलर पर आवर, जितने भी एक घंटे का आप पे कर रहे हो आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी, जो भी अमाउंट होगी वो भी आप, जो अमाउंट निकलेगी आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपने अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सी एग्जांपल आती है, जरा बताओगे? ये हमेशा आपको गिवन होगा वैसे तो, लेकिन मुझे बताओ कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट, मतलब सवाल में आपको एग्जांपल दे दो और आपको पता ना हो तो मसला हो जाएगा ना। डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सी एग्जांपल्स हैं? ये तो मैंने बताया हुआ है आपको यार। सर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल्स नॉन नॉन प्रोडक्शन नहीं है, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है ना डायरेक्ट एक्सपेंस में। सेलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, हमजा ने बोला जो मटेरियल और लेबर में ना आए, वेरी गुड। ये तो वो हमजा, वो ये तो वो पॉइंट है जो मैंने स्टार्ट पे बताया था कि जो चीज़ मटेरियल ना मटेरियल लगे ना लेबर लगे वो एक्सपेंस है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस की मैंने पढ़ाते हुए डायरेक्ट एक्सपेंस की तीन एग्जांपल्स हैं जो, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। सिर्फ तीन एग्जांपल्स थी। शायद आपको याद हो मैंने बताया था तीन एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंस की, एक रॉयल्टी, वो रॉयल्टी, हाँ रॉयल्टी थी। स्पेशल टूल्स और डिजाइन टूल्स, स्पेशल टूल्स, यस। और डिजाइन टूल्स। ये तीन एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है, कभी कभार वो आपको ना एग्जाम्पल दे देता है, तो आप एग्जाम्पल में उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना भूल जाते हो, इसलिए ये याद रखना कि ये तीन एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, टैक्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, कोई भी इसके अलावा एक्सपेंस हो वो इनडायरेक्ट में जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। खैर ये आपको गिवन होगा, ये 99% केसेस आपको गिवन ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, अगर होगा तो गिवन होगा। ठीक है, आपने वो अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। जब ये तीनों आप ऐड अप कर लोगे, आप मुझे बताओ डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंस को ऐड करके कौन सी अमाउंट आती है? ये तो पता होगा आपको। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जब ऐड करोगे, टाइम कॉस्ट तो नहीं? अच्छा ये आप मुझसे पूछ रहे प्राइम कॉस्ट तो नहीं आप, प्राइम कॉस्ट टाइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये प्राइम कॉस्ट आती है। गुड हमजा। अच्छा तो ये आपने इसको ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। ये भी जॉब कार्ड चल रहा है, सबसे पहले अपने डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करना है, तीनों डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दी, प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गई। अब इसके बाद आपने ऐड करना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि अभी प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट तो लिख दी लेकिन आपने अभी इनडायरेक्ट नहीं लिखी। प्रोडक्शन ओवरहेड में आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई इनडायरेक्ट लेबर है या कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तीनों इसमें ऐड हो जाएंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड बेसिकली उसमें आते ही ये तीन है, या तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों ऐड हो गए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखना, जो है ना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको जॉब करने से पहले ही पता होंगे। ये आपको जॉब करने से पहले ही पता होंगे कि ये कितने लगने हैं। आपको अंदाजा होगा, या पहले, या तो पहले पता होंगे, या जब आप जॉब कर चुके होगे आपको फौरन पता चल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है इतने केजीज लगने हैं, इतना रेट है, इतने घंटे लगने हैं, इतना रेट है, आपको ये पहले ही पता होंगे। लेकिन जो आपके क्या कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, जो आपकी इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको उस वक्त फौरन नहीं पता चल सकते, या आपको फौरन नहीं पता चल सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ओवरहेड में आता है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जॉब कंप्लीट होते साथ आप बता सकते हो कि इस जॉब पे कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी लगी है? बताओ, फौरन बता सकते हो? यस या नो? नहीं। नहीं नहीं। बता सकते। तो इसका अब मसला आ गया कि फिर हम प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल नहीं यूज कर सकते। ये तीनों तो हम ये थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों हम एक्चुअल वैल्यूज यूज कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यूज फिर हम कौन सी यूज करते हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का कॉन्सेप्ट हमने ओवरहेड वाले चैप्टर में देखा था कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हम देख लेते हैं कि अच्छा ये ओ ए आर इतना है, ओ ए आर एक कैलकुलेटेड होता है, ओ ए आर को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी के साथ, जो हमने पढ़ा था एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला, और यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड लिख देते हैं। खैर इसका कोई कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे हम देख लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड यूज होते हैं। बताओ क्लियर है हमजा? आपको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो।
सर यहाँ पे एक्चुअल क्यों नहीं ले सकते? अभी तो समझाइए ये बात कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है, आप फौरन नहीं बता सकते ना। जॉब से पहले, आपको जॉब से पहले या जॉब होते साथ आप बता सकते हो कि इतने की इलेक्ट्रिसिटी लगी है इस जॉब पे। जब तक बिल नहीं आएगा या जब तक क्या कहते हैं कंफर्म नहीं होगा, उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करोगे जब तक। तो सर हमें जैसे पूरा वो निकालना ही पड़ेगी अमाउंट, जैसे वो हम करते होते थे, एब्जॉर्ब निकालते जी जी थे, जी फॉर्मूला जी 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 लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम पूरी अमाउंट निकालते हैं, वो ओ ए आर निकालते हैं, फिर हमजा ओ ए आर और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सेम होता है, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट में होता है। ओ ए आर की तो और भी हो सकती है ना बेसिस, हमने पढ़ी हुई है ओवरहेड में, लेबर आर भी बेस हो सकती है, मशीन आर्स भी हो सकती है। तो ये सीन है, उसमें और भी हो सकती है। ये तो क्या कहते हैं जस्ट इट, जो मेनली जो है वो क्या कहते हैं, आप देखते हो कि ओएआर अगर आपका बेस में लेबर या मशीन है तो फिर आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालते हो, तो वो चेंज हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर बेस ही यूनिट है तो फिर तो ओएआर पर यूनिट में है, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी पर यूनिट में है। हाँ, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। हाँ तो अच्छा मिसाल आपने ये पूछा था कि हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो बिल्कुल हम फिर प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, ओएआर निकालते हैं, फिर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालते हैं, फिर ये यहाँ पे लिखते हैं। सही है, क्लियर है। वो एक कैलकुलेशन आएगी, मैं करवा दूंगा वैसे वहाँ पे। अच्छा, अब जब आप अब जब आप प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते हो, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आता है, आप इसको इसको बोलते हो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि इसके अलावा आपकी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा आपकी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर दोगे। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आ गई। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में मजीद आपने क्या ऐड करना है, अब आपकी इसके अलावा रह गई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसमें आप ऐड कर दोगे टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, या एड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये पांच कॉस्ट प्रोडक्शन से अलावा हमने पढ़ी थी, पांच कॉस्ट, क्योंकि टोटल छह कॉस्ट होती हैं एक्टिविटीज की बेस पे। तो ये पांच कॉस्ट बाकी नॉन प्रोडक्शन का पार्ट है, आप इसको नॉन प्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे ऐड कर दोगे। ये आपको सवाल में गिवन होंगी और आपको लिखनी होंगी, और ये सबको ऐड करके फाइनली यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ टोटल कॉस्ट। आपके पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट जो भी जॉब की है, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब, ये फाइनली टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। अब ये सारी चीजें आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होगे, आप अपने पास जॉब कार्ड रखोगे, अगले बंदे का ऑर्डर सुनोगे, सारी चीजें साथ साथ कैलकुलेट करते रहोगे। हाँ, जहां तक प्रोडक्शन ओवरहेड की बात है वो उसको क्योंकि आपको आपको तो इस बात का पता है ना, आपने तो उसी वक्त अपने कस्टमर को प्राइस कोट करनी जब उसने ऑर्डर प्लेस किया, वेट तो नहीं कर सकते ना। आपने उसी वक्त सारे हिसाब किताब लगाना है, मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना, एक्सपेंस इतनी, प्रोडक्शन ओवरहेड चूंकि आपके पास एक्चुअल नहीं है, तो आप एब्जॉर्ब उसी वक्त हिसाब किताब लगा के लिखोगे। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालोगे, नॉन प्रोडक्शन का आइडिया लगा के ऐड करोगे, यानी एक्चुअल या फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस पे इतने इतने परसेंट लगेगी, या ये हिसाब किताब होगा तो आप उसको ऐड करोगे, और एंड पर टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब कैलकु ऐड अप करके फाइनल उसको एक प्राइस कोट कर दोगे। प्राइस कॉस्ट यहाँ तक प्राइस कोट नहीं किया अभी तक आपने, जस्ट ये अभी तक कॉस्ट कैलकुलेट किया, प्राइस तो अभी कोट करनी है, अभी तो उसमें प्रॉफिट ऐड होगा तो प्राइस, क्योंकि ये कॉस्ट का मतलब ये है जो हमारी कॉस्ट है। ये तो वो अमाउंट है जिसमें अभी प्रॉफिट ऐड नहीं है, ये तो जस्ट वो है जो हमारी कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो आपकी कॉस्ट आई 10,000, तो आप 10,000 में थोड़ी अगले को बोलोगे कि 10,000 ठीक है 10,000 दे दो, आप थोड़ा प्रॉफिट भी ऐड करोगे। तो टोटल कॉस्ट जब आ जाती है तो आप क्या करते हो जॉब कार्ड के ऊपर, इसमें प्रॉफिट ऐड करते हो, प्रॉफिट ऐड करोगे, और प्रॉफिट ऐड करके क्या आएगा, क्या कैलकुलेट होगा, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्या कैलकुलेट होता है। सर मार्जिन। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो मार्जिन आता है कॉस्ट में सारे टोटल कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे। मार्कअप। सेलिंग प्राइस। ओ ओके ओके। कॉस्ट में प्रॉफिट, वो मार्कअप मार्जिन प्रॉफिट्स की टाइप्स हैं। मार्कअप और मार्जिन प्रॉफिट की टाइप्स हैं। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके तो सेलिंग प्राइस आएगी ना। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो मुझे 10 रुपए की चीज पड़ी, मैं 5 रुपए ऊपर रख के वो 15 रुपए, मेरा मार्कअप मार्जिन थोड़ी है, वो तो मेरी सेलिंग प्राइस है। ठीक है,
तो ये मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और ये जो सेलिंग प्राइस आएगी ये मैं अपने जो कस्टमर होगा मेरा उसको मैं ये सेलिंग प्राइस कोट कर दूंगा, बता दूंगा कि इतनी प्राइस होगी। अगर उसको पसंद आएगी प्राइस तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा, आप उसकी जॉब परफॉर्म करके ऑर्डर कंप्लीट करके उसको डिस्पैच कर दोगे। तो ये फॉर्मेट है जॉब कार्ड का जो मैंने आपके सामने रखा। एक दफ़ा इसको प्रॉपरली देखो और बताओ क्लियर है। एक दफ़ा देख लो जरा, 2 मिनट लगा लो, प्रॉपरली समझ लो, क्लियर है फॉर्मेट पूरा। क्या आपको ये फॉर्मेट क्लियर है? गुड 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 गुड, सही है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है, बात ये है कि, एक मिनट रुको जरा। रजिस्टर्स निकालो और ये कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में आपके आगे रख रहा हूँ। ये आपने कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करनी है टोटल जॉब कॉस्ट। आपके सामने टोटल क्वेश्चन है, एक मरतबा पढ़ो और कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। जरा ध्यान से सबने करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जस्ट फोकस करोगे तो समझ आ जाएगा। जी जी, अगर एंड होती है तो रीज्वाइन कर लेना, एंड होगी तो रीज्वाइन कर लेना, पहले क्वेश्चन नोट कर लो ना। आप लोग रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो मीटिंग।